चलो लिखो जाए, हेडिंग डालो भाई, रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन। नहीं, एरे बाद में। एरे एक्चुअली काफ़ी लेंदी है और टेस्ट तक हो पाएगा नहीं, ठीक है, हो नहीं पाएगा वो, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। रिकर्जन लिख लो, लिख लो। इसमें ज़रा देखना रिकर्जन होता है क्या, पहले हम इसका थोड़ा सा आइडिया दे दें, फिर इसको नोट करना। देखो रिकर्जन में ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया वाइड ए, सुनो जा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ये वाइड ए, ठीक। वाइड ए में हमने यहाँ पे ये किया, कोई बता सकता है ये हम क्या कर रहे हैं, बताओ इस लाइन में, ये दो लाइनें लिखी, क्या कर क्या रहे हैं इसमें, क्या कर रही है। ये एक फंक्शन ए है, उसके अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं किस फंक्शन को, बी को, यही तो कॉल कर रहे हैं ना नॉर्मली। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल होता है तो नॉर्मली बोर्ड के हिसाब से हम उसको ऐसे ही कॉल करते हैं, लेकिन अब हम किसी फंक्शन को जब मेन में कॉल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक कॉल हो रहा है ए के अंदर बी कहीं नीचे बना होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग का ये पूरा प्रोग्राम बना होता तो कुछ ऐसा होता, ये वाइड बी होता और यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे होते, तो क्या होता जब हम लोग इसको कॉल करते obj.a, तो क्या होता, obj.a को अगर हम लोग कॉल करते तो कंपाइलर कहाँ पे, यहाँ पे जाता, वो यहाँ पे जो भी काम होता सारा काम करता, इसके बाद कहाँ पे चला जाता, बी में, और बी में आता, फिर जो काम होता वो करता, और उसके बाद फिर वो वापस कहाँ पे आता, ए में जाता कि वापस से मेन में आ जाता, बोलो। नहीं, गलत। यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद वो बी में कहाँ से आया था, नहीं, मैं मेन कैसे कहाँ आया था, इस बी में कहाँ से आया था, वो ए से आया था ना। तो जब ये फंक्शन खत्म होगा तो वो जहाँ से आया था वहीं पे जाएगा, अगर इसके नीचे कुछ है तो वो करेगा, अगर नहीं है तो कहाँ से वापस जाएगा, मेन में, जहाँ से ये आया था। क्लियर हुआ, ये ऐसे हम लोग का प्रोसेस चलता। लेकिन मान लो अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा कर दें कि इस वाले फंक्शन को, ठीक है, इस वाले फंक्शन को हम ऐसे ना बना के हम यहाँ पे ये लिख दें ए सेमीकोलन, और यहाँ पे कुछ और भी है। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये ए फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये ए फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे, रिकर्सिव। जब कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सिव, लेकिन दूसरे को कॉल कर रहा है तो वो रिकर्सिव नहीं है। पॉइंट समझ में आया, तो अब जरा डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग रिकर्जन है चैप्टर, उसके आगे लिखो जाए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन, a function that calls itself, a function that calls itself inside its body, a function that calls itself, या inside its body ना लिखो, a function that calls itself is known as recursive function. A function that calls itself is known as recursive function, is known as recursive function. और उसके बाद ये एग्जाम्पल में ये नोट कर लो, ये वाला पार्ट, और जिस लाइन में, इसको एग्जाम्पल में नोट कर लेना, जिस लाइन में फंक्शन को कॉल करते हैं ना वहाँ पे सेमीकोलन भी लगाते हैं, ध्यान रखना। जहाँ पे कॉल कर रहा है, ए ने ए को कॉल किया तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, और हम ये बताएं जिसमें कॉल करोगे जिस लाइन पे भी वहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे। ये अब इसके बाद लिखो जाए टाइप्स। टाइप्स में दो टाइप के हम लोग के होते हैं टाइप्स। नंबर वन, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। इसमें लिख लो, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इनसाइड इट्स बॉडी, a function that calls itself inside its body, inside its body is called direct recursive function. A function that calls itself inside its body
इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। और फिर उसके आगे एग्जाम्पल में ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे हमने कहा void हेलो, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर ये बाकी के स्टेटमेंट हैं, और हमने इसी फंक्शन में ये लिख दिया सेमीकोलन। ठीक है, ये ऐसे। तो ये डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि ये अपने आप को अपने ब्लॉक बॉडी के अंदर कॉल कर रहा है। बॉडी का मतलब अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अब बात ये हुई कि ये तो समझ में आ ही रहा था कि भाई रिकर्सिव होता है, तो दूसरा ये कैसा होता होगा, इनडायरेक्ट कैसा होता होगा। क्योंकि डायरेक्ट में तो क्या है कि भाई अपने आप को कॉल करेगा, तो वो तो ठीक है। अच्छा, दूसरा लिख लो, इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन में अब हम पहले जो है थोड़ा सा बताते हैं, फिर नोट करना बाद में। ठीक है, बाद में इसको नोट करना। देखो ऐसा है, हमने एक फंक्शन बनाया void हेलो, इसके अंदर हमने फंक्शन कॉल किया बाय। क्या बोलोगे, ये रिकर्सिव फंक्शन है क्या? बोलो भाई, ये रिकर्सिव है क्या? नहीं है, क्योंकि हेलो के अंदर हेलो कॉल होना चाहिए था ना। ये तो दूसरा, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। हमने उसी के नीचे दूसरा एक फंक्शन बनाया void बाय ये, उसके अंदर हमने कॉल किया इस हेलो को। यहाँ पे हमने कॉल किया हेलो को ये। अब देखो इसका एग्जीक्यूशन क्या हुआ। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो तुमने बनाया कहीं पे void main, कहीं पे void main बना दिया, और void main में तुमने ऑब्जेक्ट के थ्रू, या ठीक है ऑब्जेक्ट के थ्रू, पूरा में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें ऐसा करा, यहाँ पे लिख दिया obj.a। तो अब देखो क्या होगा, अगर ऐसा किया तो क्या होगा। सबसे ए नहीं है, हम लोग ने नाम हेलो दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, obj.hello को अगर हमने कॉल किया तो क्या होगा। देखो जब ये हेलो फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद उसने सारा काम किया, और ये बाय कहाँ पे बना है, नीचे, इसी के नीचे। वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर का सारा काम करेगा, और उसके बाद किस पे आएगा, हेलो पे। हेलो कहाँ, यहाँ से कहाँ भेज दोगे तुम इसको, वापस भेज दोगे यहाँ पे ना, और फिर यहाँ पे आएगा, फिर बाय। यानी एक ये चेन चलती रहेगी, ऐसे चल रही कि नहीं। यानी हेलो फंक्शन अपने आप को कॉल तो कर रहा है, बट अपनी बॉडी में नहीं कॉल कर रहा है, दूसरे की बॉडी में कॉल कर रहा है, और दूसरा वाला पहले में अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये भी एक तरह से रिकर्सिव हो रहा है ना, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग लिखेंगे, लिखो जाए यहाँ पे, a function that calls itself, a function that calls itself inside another function's body, a function that calls itself inside another function's body। ऐसे लिखना है भाई, inside function apostrophe s, inside another function's body where, उसी के आगे, where the second function have been called, where the second function have been called in first function, where second function have been called in first function, is known as indirect recursive function, is known as indirect recursive function। ठीक, और इसके बाद ये एग्जाम्पल ऐसे नोट कर लो। हाँ, void बाय को बिना बनाए नहीं, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जब इसको कॉल करेगा तो वो बाय में जाएगा, बाय बना ही नहीं है, तो फिर वो, हाँ बिल्कुल, इसको ऊपर भी बना सकते थे तुम जी, क्यों, वो बाय जब वो ढूंढना शुरू करता है तो ये तो हमने ऐसे दिखा दिया कि नीचे चला गया, वो ऐसा नहीं होता है। वो क्लास के अंदर ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक ढूंढेगा, जहाँ पे भी मिल जाएगा वो चल जाएगा। ठीक है,
कहीं पे भी बनाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे प्रोग्राम में ही ढूंढता है। ये इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है। पॉइंट समझ में आया? अब इसके बाद एक हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। पार्ट्स, कितने पार्ट होते हैं रिकर्सिव फंक्शन के? पार्ट्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन ठीक है। अभी नोट नहीं करना, हम एक चीज़ दिखा रहे हैं। मान लो हमने तुमसे कह दिया 1 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट करके दिखाओ रिकर्सिव फंक्शन से, तो हम लोग इसका प्रोग्राम ऐसे बनाएंगे। हमने बनाया वॉइड, कोई भी एक फंक्शन का नाम दे दिया नम, इंटीजर आई कर दिया, और फिर हमने कहा अगर आई लेस देन इक्वल टू 4 होता है तो हमने कह दिया तुमसे प्रिंट करा दो आई को प्रिंट हो गया। और हमने ऐसा मान लिया कि इस आई की इनिशियल वैल्यू क्या ली हो गई होगी 1। कहाँ से आएगी 1? मेन फंक्शन से, क्योंकि इसका मेन फंक्शन भी तो बनाओगे ना तुम। जब मेन फंक्शन बनाओगे तो इसको ऐसे कॉल करोगे obj डॉट नम और क्या 1। तो जो कोई भी रिकर्सिव फंक्शन की जो पहली वैल्यू होती है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मानते हैं कि मेन फंक्शन से वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। क्लियर हुआ? तो आई की वैल्यू इनिशियली हमने क्या दे दी होगी 1, तो ये जो है हमें 1 से 4 तक प्रिंट करना है, तो ये लगाया और इसके बाद हमने यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया नम आई प्लस 1। गेस करो ये क्या कर रहा होगा ये फंक्शन? नम की इनिशियल वैल्यू 1 मान के सोचो, क्या हुआ? ये 1 है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, तो ये 1 प्रिंट हो गया। ये क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है? रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है ना, कितनी वैल्यू के साथ कॉल हो रहा है? 1 प्लस 1 2। तो इस वाले आई को, नए वाले आई को कितनी वैल्यू मिलेगी? 2। फिर चलेगा 3 4, जब आई वैल्यू यहाँ पे 4 तक तो प्रिंट हो जाएगी ना। 4 को प्रिंट करने के बाद जब ये आई वैल्यू 4 प्रिंट हुई तो आई की ये वैल्यू कितनी हो गई होगी? 5। जब ये 5 लेके यहाँ पे जाएगा कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो क्या ये पार्ट चलेगा? कुछ करने को है नहीं, ये वापस चला जाएगा जहाँ से आया था। पॉइंट समझ में आया? तो अब जो है सोचो इसमें, ये तो एक बात हो गई, ठीक। अब हमने अगर ऐसा कुछ कर दिया कि इस लाइन को हटा दिया, हमने कहा हमने इस लाइन को हटा दिया, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ, इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट होगा? इसकी वैल्यू 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हुई, फिर क्या हुआ 2 3, कभी रुकेगा क्या? नहीं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो इसको रोक लेगा, तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। और हम लोग इस वाले पार्ट को, जो कंपलसरी पार्ट है, हम लोग इसको बोलते हैं बेस केस। अभी हम लोग यही सब लिखेंगे, अभी समझ लो पहले बेस केस। अब किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? 1। क्या ये रिकर्सिव केस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना, रिकर्सिव फंक्शन। तो इसका मतलब रिकर्सिव फंक्शन में ये भी होना जरूरी है, और रिकर्सिव फंक्शन में ये भी होना जरूरी है, नहीं तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, दोबारा कॉल नहीं होगी। तो हम लोग इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग बेस केस। और जिसकी वजह से रिकर्सिव फंक्शन चलता जा रहा है उसको हम बोलेंगे रिकर्सिव केस। इसको बोलेंगे हम लोग रिकर्सिव केस। समझ में आई बात? यही 2 पार्ट होते हैं। अब लिख लो इसकी डेफिनेशन। लिखा है, हेडिंग है हमारी पार्ट्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। नंबर 1 बेस केस, इसमें लिख लो a statement that stops, stop वाला है, a statement that stops the execution of a recursive function, a statement that stops the execution of a recursive function is known as base case, is known as base case. सेकेंड पार्ट लिख लो, रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस
इसमें लिख लो, अ स्टेटमेंट दैट ट्रांसफर द कंट्रोल, a statement that transfer the control to the prototype of the function, transfer the control to the prototype of a function for next execution, is known as recursive case, is known as recursive case. बेस केस में एक लाइन और ऐड कर लो, बेस केस में, इन एब्सेंस ऑफ बेस केस, इन एब्सेंस ऑफ बेस केस क्या होगा अगर बेस केस हटा दिया जाए तो? हाँ, इट बिकम्स इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन. In absence of base case, it becomes infinite recursive function, यानी वो चलता ही रहेगा. चलो, तो ये हम लोग का बेस केस समझ में आया, हम लोग को रिकर्सिव केस आया. ये छोटी छोटी डेफिनेशन आती है पेपर में, ठीक है ना, 1 नंबर की या कभी 2 नंबर की. और उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लो और इसकी यहाँ पे कमेंट लिख लेना, बेस केस और रिकर्सिव केस. पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है. अब इसके बाद थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट और बचा है, फिर हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग में. 2 नंबर का जो भी बोर्ड में आता है अब कर लोगे, इन्हीं से बना बना के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं. अब इस क्वेश्चन में जरा कुछ चीज़ें नोटिस करना. इस क्वेश्चन में जब ये प्रोग्राम चलेगा हमारा, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले तुमने यहाँ पे कहीं से मेन फंक्शन से इसको कॉल किया होगा, obj.num ऐसे कॉल किया होगा मेन में या कहीं पे भी. 1 जो है कॉपी हुआ होगा किस में, आई में, ऐसे ही तो हुआ होगा ना. तो जब ये आई में कॉपी हुआ होगा तो आई डिक्लेयर भी तो हुआ होगा ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेमोरी में कुछ ऐसा हो गया, इंटीजर आई एक डिक्लेयर हुआ, उसको क्या वैल्यू मिल गई 1, और उसके बाद ये अंडर एंट्री कर गया, उसने सारा काम किया. जब वो यहाँ से 1 + 1 2 लेके आया, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, देखो 2 बन रही है. जब ये 2 लेके वापस गया यहाँ पे, तो फिर से क्या हुआ, देखो फिर से एक बार फिर से नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, किस नाम का, आई का. रिकर्सिव में एक वेरिएबल को हम बार बार सेम नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये अलाउड है. फिर एक नया आई डिक्लेयर हुआ, उसमें वैल्यू कितनी आ गई उस वाले आई को, 2. समझ में बात. तो यानी ये मेमोरी में सेव होते जा रहे हैं पुरानी वैल्यू हर बार. जितनी बार कोई बता दो, एक इंटीजर वेरिएबल कितने बाइट्स लेता है, 4 लेता है. तो ये बता दो ये रिकर्सिव फंक्शन टोटल कितनी मेमोरी लेगा, 16. बिल्कुल गलत. और कोई बताओ. हाँ, 4 बार चलेगा, हर बार 4 लेगा, 16 बिल्कुल सही है. लेकिन हम फिर भी क्यों गलत कर रहे हैं, सोचो. इसमें एक बार एक्स्ट्रा भी कॉल होगा. सोचो, जब ये 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे भी हुआ, 4 पे भी हुआ, सही है ना. 4 जब प्रिंट हुआ, 4 जब प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे कॉल नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे फिर जाएगा, तो अब फिर से एक बार एक्स्ट्रा कॉल होगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं हो पाएगा. क्यों, कंडीशन अंदर वो फॉल्स होगी, तो प्रिंटिंग तक वो नहीं पहुँच पाएगा. लेकिन वो कॉल एक बार और होगा, तो यानी टोटल 20 बाइट्स ये कंज्यूम करेगा. कुछ पॉइंट समझ में आया. तो ये इस तरह से ये जितनी बार कॉल होगा उतनी बार ये मेमोरी एलोकेट करेगा, नई मेमोरी. अब आ जाओ हम लोग इसी प्रोग्राम को, अगर हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग इस प्रोग्राम को लूप से बनाते. क्यों, आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज इसलिए हो रही है ना, जहाँ पे रिकर्सिव में हम लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे नम को कॉल किया
तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी हुई है इस समय? नहीं, पुराने वाले आई की 1 रहेगी, बट यहाँ पे ये टोटल इस समय क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो जो यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे जो होती है ना ब्रैकेट में, वही वैल्यू इस पे जाके कॉपी होती है। हाँ, मतलब एक बार इनिशियलाइजेशन वो बार बार इनिशियलाइजेशन ही हो रहा है एक तरह से, ऐसा कह लो। हाँ बोलो। नहीं, ये तो प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। हम क्या तुमसे 100 से लेके 200 तक प्रिंट करो, तो अब यहाँ पे ओबीजे नम में यहाँ पे तुम कितनी वैल्यू पास करोगे? 100। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से अभी प्रोग्राम बनाएंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये पॉइंट समझ में आए। अब अगर हम लोग यही प्रोग्राम लूप से बनाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? हम क्या तुमसे, हमें ये तो आता नहीं था, ये अभी अभी समझ में आया। लूप लेकिन आता था ना, तो लूप से 1 से 4 तक प्रिंट करना है तो हम ये करते हैं, इंटीजर आई डिक्लेयर करते हैं फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू क्या? 4, i प्लस प्लस। दोनों में सेम काम तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों में मेमोरी का डिफरेंस है। कैसे मेमोरी का डिफरेंस है? जब ये वाला प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, तो मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व कर देंगे, उस जगह का नाम रख देंगे i। ठीक, अब उसके बाद जब ये लाइन चली, ये वाला पार्ट चला, तो उस i में वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गई? 1। इसको हम लोग बोलते हैं r वैल्यू, रीड वैल्यू, जो वैल्यू वहाँ पे स्टोर हुई है। अब 1 स्टोर हो गई, कंडीशन क्या थी? ट्रू। अंदर गया, प्रिंट भी हो गया। इसके बाद जब वापस गया तो i क्या हो गया? 2। i अपडेट हो गया ना, तो क्या हुआ? फिर से एक नया i बना, क्या कि उसी i में चेंजेस हुए, उसी i में चेंज हुए 2, फिर उसी में हो गया 3। अगर हम तुमसे ये कह दें, ये बताओ इस i में सबसे पहली वैल्यू क्या थी, तो तुम नहीं दिखा सकते हो। क्यों? वो तो वैल्यू क्या हो गई हमारी? ओवरराइट। लेकिन इसमें पुरानी वैल्यू भी दिखा सकते हैं हम लोग, अभी वो प्रोग्राम में हम लोग समझेंगे। मेमोरी में सब स्टोर होती जा रही है, ये इसका एक फ़ायदा भी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको। हाँ, नहीं मतलब पहली बार में तो 1 प्रिंट होगी, फिर ये आई हो जाएगा 2, कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 ऐसे प्रिंट होगा, 1 से 4। पूरे लूप में तो 1 से 4 होगा। क्लियर हुआ? तो अभी दोनों में, और जब पहले लूप नहीं था तो उस समय रिकर्सिव से ही सारा काम कराया जाता था। फिर जब ये चीज़ आ गई तो लगा भाई ये ज़्यादा इजी है, मेमोरी भी कम ले रहा है, तो इसको प्रेफर किया गया। बट कुछ प्रोग्राम अभी भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे एक डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया, क्या कि ये हर बार एक नई मेमोरी बनाता है, जबकि ये क्या करता है? उसी मेमोरी को बार बार यूज़ करता है ना। तो लिख लो जरा डिफरेंस, और 2 कॉलम बना लो। एक तरफ लिख लो आइट्रेशन, या ब्रैकेट में लिख लेना लूप। आइट्रेशन के नाम से बोर्ड में अक्सर पूछा गया है ये, आइट्रेशन या लूप। दूसरी तरफ लिख लो रिकर्जन। 2 डिफरेंस सफिशिएंट है, बोर्ड में एक ही लिखना होता है। लिख लो जरा पहला लूप की तरफ लिख लो, इट यूजेस सेम मेमोरी लोकेशन allotted once. It uses same memory location allotted once. दूसरी तरफ लिख लो रिकर्जन में, it allocates a fresh memory, in each call. जितनी बार कॉल करोगे एक नई मेमोरी एलोकेट होगी। इट एलोकेट्स अ फ्रेश मेमोरी इन ईच कॉल। कौन सा लग रहा है स्लो होगा? लूप की रिकर्जन। तो लिख लो रिकर्जन की तरफ लिख लो, इट इज अ स्लो प्रोसेस ड्यू टू टेकिंग मोर मेमोरी। इट इज अ स्लो प्रोसेस ड्यू टू टेकिंग मोर मेमोरी। और लूप की तरफ लिख लो, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ठीक है, चलो तो ये हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया। थ्योरी में कुछ इतना ही मिलेगा तुमको। ठीक है, 2 नंबर में कुछ इतनी ही चीज़ें दिखेंगी। अब आ जाते हैं कुछ जनरल छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, और कुछ तुम लोग करोगे। चलो अब लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो।
write a recursive function as follows. राइट अ रिकर्सिव फंक्शन, और इसमें लिख लो नंबर. रिकर्सिव फंक्शन का नाम हम लोग लेंगे नंबर. राइट अ रिकर्सिव फंक्शन नंबर एज फॉलोज. अब एक दो हम बताएंगे, फिर तुम लोग एक दो ट्राई करोगे, ठीक है. यहाँ पे नंबर 1, टू प्रिंट फर्स्ट 5, टू प्रिंट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5. टू प्रिंट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5. इसका मतलब क्या प्रिंट कर रहे हैं? 5, 10, 15, 25 तक. ठीक है. कई तरीके हैं, हम दोनों ही तरीके दिखाएंगे, ठीक है. एक हम बताएं, इसके बाद वाला तुम बनाओगे. तो हम लोग यहाँ पे क्या, फंक्शन का नाम तो बोल दिया, नंबर लेना है. तो हमने लिखा वॉइड नंबर. वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, आई ले लो, जे ले लो, के ले लो. हमने के ले लिया. इस के की इनिशियल वैल्यू क्या मानी होगी? सोचो, 5 स्टार्टिंग वैल्यू ना. और अब क्या करनी, बेस केस क्या बनेगा? इफ क्या, नहीं आई नहीं, हमने के लिया. इफ के लेस देन इक्वल टू क्या, 25. तो हम लोग के को प्रिंट कर देंगे. और अगली बार के को कितना अपडेट कर देंगे? 5. तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? लिखे क्या, नंबर. बिल्कुल सही है, नंबर के प्लस 5. ये अब जरा देखना, तुमने तो ये सोचा, इसको पहले नोट कर लो. अब इसमें हम लोग कुछ और भी तरीके से कर, नहीं, हाँ वो भी कर सकते थे. नहीं, वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जब पूरा प्रोग्राम होगा तब तो लिखनी पड़ेगी. अभी आ जाएगा धीरे धीरे, वो डाउट दूर हो. अब देखना, कोई ऐसे भी लिख सकता था. वो ये कहता है वॉइड नंबर. तरीके हैं, सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है. अब वो क्या कहता है, इफ, वो ये कहता है के लेस देन इक्वल टू 5. वो ऐसे कहता है. और फिर वो यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, कोई बोलो, अगर समझ गए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. वो के की इनिशियल वैल्यू 1 भेजता वहां से 1. तो क्या कहते, नहीं आई वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले लो ना, आई ले लो, के, इससे कोई फर्क थोड़ी ना. क्या लिखते, हाँ वेरी गुड. वो ये कहता के इंटू 5 लिख देता. तो ये क्या प्रिंट हो जाता, इस समय के की वैल्यू उसने क्या भेजी होगी मेन से, 1. तो ये कितना बन गया, 5. और फिर उसके बाद वो अपडेशन कैसे कराता है इसका, वो कराता के प्लस 1. ये भी करा सकता था. समझ में बात, क्लियर. एक और क्या करता, एक तीसरा आदमी ऐसे भी कर सकता था, पता है वो क्या करता, देखना. वो ये सोचता है कि हम इसकी वैल्यू भेजेंगे 5 या 1 कुछ भी, और वो यहाँ पे ऐसे देखना, वो ये कहता इफ के लेस देन इक्वल टू 25, ऐसे करता. ठीक है. और वो ये कहता है इफ के मॉड 5 इक्वल टू 0, तब वो यहाँ पे प्रिंट कर देता के. और वो अपडेशन कितने का कराता, नंबर, वो के प्लस 1 कराता. ये पॉइंट समझ में आया क्या, क्लियर हुआ. ये 1 होता, इनिशियल वैल्यू क्या वो लेता, 1. कंडीशन ये ट्रू होती. क्या ये ट्रू होता, ये तो तभी ट्रू होता जब वो 5 से नंबर डिवाइड हो जाएगा. तो ये 2 होता, फिर 3 होता, जब 5 होता तब प्रिंट हो जाता. तो अब ये बताना चाहते, तरीके बहुत से हो सकते हैं, किसके क्या दिमाग में आए, लेकिन लॉजिकली सही होना चाहिए. ठीक है. हाँ, 0 मॉड 5 कोई बताओ भाई. 0 मॉड 5 ये होता है ना, ये रन टाइम एरर आ जाती है. 5 को 0 से डिवाइड, कोई डिवाइड ही नहीं होता. ठीक है. और अदरवाइज जैसे ये होता है 1 मॉड 5 क्या आता, अब ये बताओ, तब तो 1 आता. ठीक है, ये पता है. तो चलो अब जो आप समझ में आया. तो ये तरीके कुछ भी हो सकते हैं. अब अगला 1-2 क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई करो. लिखो, सेकेंड नंबर, टू प्रिंट all the positive 2-digit even numbers, all the positive
2 digits even number in descending order. All the positive 2 digit even number in डिसेंडिंग ऑर्डर. बनाओ जरा इसको. फंक्शन का नाम वही ले लेंगे नंबर, ठीक है ना. वेरिएबल आई जे के कुछ ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और इनिशियल अच्छा 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा. 98 से कहाँ तक प्रिंटिंग जाएगी. 96 होगी, कहाँ तक जाएगी 10 तक. चलो बनाओ. आंसर लिख रहे हैं, देखना. वाइड नंबर ब्रैकेट में इंटीजर आई के जे कुछ भी ले लो. क्या करें, कंडीशन बताओ कोई. 10. फिर SOPLN या SOP कुछ भी हो के. फिर नंबर इक्वल टू नहीं, नंबर और K-2. बिल्कुल सही है, ठीक है. ये इसके बाद एक नेक्स्ट लिखो जरा. क्या कर दें, K लेस देन, ये कह रही हो K लेस देन इक्वल टू 98 कर दें, तो फिर तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है. इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या भेजी होगी 98, ये मान के कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. नेक्स्ट में लिखो जरा. हाँ लगा सकते हैं 2 3 जितनी मर्जी हो, वो मिला के जो ट्रू या फॉल्स जो बनेगी उसी के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट में आ जाओ. टू प्रिंट all the 3 digit odd numbers, to print all the 3 digit odd number in ascending order. पॉजिटिव नंबर है ये सब, ठीक है. सेम क्वेश्चन. प्रिंट ऑल द 3 डिजिट ऑड नंबर्स, ऑल द 3 डिजिट ऑड नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. यानी इसमें शुरुआत का डिजिट कौन सा नंबर होगा, पहला. हाँ 101. 3 डिजिट का नंबर है, ऑड है ना, तो 101 एज्यूम करेंगे और जाएगा 999 तक. ये ट्रिपल 9 तक कंडीशन लगेगी और प्रिंटिंग होगी और अपडेशन भी होगा. चलो एक बात चेक करो. इंटीजर के हमें प्रिंट करना है 101, 103, 105 ऐसे 999 तक प्रिंट करना है ना. यही तो क्वेश्चन है. तो अब हमें इनिशियल वैल्यू 103 रही होगी, तो क्या लिखेंगे, इफ क्या, इफ के लेस देन इक्वल टू 999. क्या प्रिंट करोगे, के, SOPLN के. इसके बाद अपडेशन कितने का होगा. हाँ K+3. बिल्कुल गलत. K+2. भाई 101 के बाद 103 आएगा ना, 2 ही तो बढ़ेगा, तो K+2 ये, और ये बंद किया और ये बंद किया, ठीक. चलो ठीक. अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन लिखो, राइट द आउटपुट. इस बार हम लिखेंगे, तुम्हें उसका आउटपुट पता करना है, क्या प्रिंट करेगा ये मॉनिटर पे. राइट द आउटपुट. लिखते चलो साथ में, इंटीजर ए, इंटीजर बी. इफ चलो
वैल्यू हम पास कर रहे हैं 2,7, तो क्या बनेगा निकाल के दिखाओ। और जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से प्रिंटिंग भी होनी चाहिए, उसी फॉर्मेट में। चलो या तुषार बताओ क्या लिखा है। 1 मिनट, हाँ। 2 × 7 = 14, फिर 3 × 6 = फिर 4 × 5 = 20। किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है इसके अलावा? सबका सेम आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर है भाई। 1-2 लाइन हम बता रहे हैं, अगर किसी को नहीं आया हो तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 7। कंडीशन ये वाली है क्या, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो ए प्रिंट होगा, इनटू का सिंबल प्रिंट होगा, बी होगा, ये हो जाएगा कितना, 2 × 7 14। अगली बार के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी इस ए की, यहाँ से वैल्यू आएगी ना, ये हो जाएगा कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 6, तो अब प्रिंट हो जाएगा 3 × 6 18। आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो जरा। इसके बाद नेक्स्ट आउटपुट का ही क्वेश्चन है, ये आउटपुट है, जिस नोट कर लेना भी। ठीक, अगला लिखो जरा वाइड। वन प्लस, ये 1 लिखा है भाई, आई नहीं है, ध्यान रखना। 1 + s.caret i। और इसके बाद जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, शो फंक्शन में पास कर रहे हैं वैल्यू शो, और वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी a c e। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो बोलो। अच्छा 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे इफ हम लोग ने रिकर्जन नहीं कॉल किया ना, इसमें नहीं, एक लाइन ठीक है, रिकर्जन वाली लाइन नहीं लिखी हमने। ठीक, सब कुछ बाकी सब सही है, रिकर्जन की लाइन भी एक लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर शो हमने कह दिया s, i + 1, अब सही है, क्योंकि एल्स में 2 लाइनें हैं तो इसमें ब्रैकेट भी लगा दिया। और वैल्यू ये दी है a c e g, 1, i की वैल्यू 1 दे दी है। या इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर देना, i > 1 कर देना, > s. लेती है, ये 1 नहीं, ये i > इसकी जगह, बाकी सही है, s. लेंथ। i = की जगह > s. लेंथ है। करो अब जाए इसको निकालो। फिर से देखना है, यहाँ पे ये 1 है, ये 4 है ना, यहाँ पे जब गए तो ये लिखा है कैरेट 1, तो 1 + c, और यहाँ पे ये आया आंसर, तो इंटीजर प्लस कैरेक्टर = इंटीजर, तो ये एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 67 + 1 कितना हो जाएगा 68। तो पहली बार में 68 प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद अगली बार में गए तो आई हो गया 1 बढ़ गया, तो आई की नई वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये 2 हो गई। फिर से ये कंडीशन ट्रू है ना कि फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स में अब क्या आया बताओ, कैरेट 2 में क्या आया e, यानी 1 + e कितना हो गया भाई, ये 69 + 1 70। फिर वापस गए अगली बार, इसको वैल्यू क्या मिली 3,
3 मिली, 3 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या, फॉल्स। जब फॉल्स है तो फिर वहां पे चले गए ना। तो अब कैरेट 3 में क्या पड़ा हुआ है देखो, 0 1 2 3 जी की स्काई वैल्यू कितनी, 71 प्लस 1 क्या हो गया, 72। अब देखना इसके बाद फिर अगली बार इसको क्या वैल्यू मिली, 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई ना। जब ट्रू हो गई तो अब ये बाय प्रिंट होगा, और जब ये बाय प्रिंट हुआ इसके बाद क्या होगा बोलो कोई, बाय में क्या रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो वो वापस जाएगा नहीं, और यहाँ पे अब वो पहुँच नहीं पाएगा रिकर्सिव में, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आउटपुट इसका ये आ रहा है, ये क्लियर हुआ। चलो बस इतनी कर लो। नेक्स्ट स्टेप पे ये थोड़ा आइडिया आज हम लोग ने लिया रिकर्सिव का। अभी कोई भी रिकर्सिव में एब्सेंट मत होना, शुरू की स्पेशली 2-3 क्लास में।